तरीके के हाइड्रोजन होते हैं और कितने पीक्स मिलेंगे? That means kind of protons. प्रोटॉन्स की स्टडी है कि कितने तरीके के प्रोटॉन्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है और कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कैसे है ना। तो प्रोटॉन मतलब कि हम हाइड्रोजन की स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि भाई एनएमआर से क्या क्या चीजें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल if I'm talking about the CH3OH, so in CH3OH there are two types of hydrogen, so it will give two NMR signals. This compound will give two NMR signals because in this compound there are two types of protons. Two types of protons means CH3OH. तो CH3 का जो तीन हाइड्रोजन है वो सेम तरीके के हो गए और OH में जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट हो गया है ना। तो अब ये जो CH3 में जो हाइड्रोजन है और OH में हाइड्रोजन है, दे आर नोन एज नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। ये आपस में कैसे नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। और CH3 में जितने तीन हाइड्रोजन है वो सब आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, है ना। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ यहाँ पर। अगर हम लोगों ने कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं CH3OH की, तो जो आप स्ट्रक्चर ओपन करते हो तो वैसे लिखते हो। ठीक है, CH3OH। तो ये इसको आप बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B। तो these three protons are equivalent protons। ये कहलाएंगे equivalent proton और ये आपस में कहलाएंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट एकदम डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन है, इसके बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सो इट विल गिव टू NMR सिग्नल्स। इट विल गिव टू NMR सिग्नल्स, है ना। ये हो गया CH3 के लिए। बच्चों समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था कि अगर बेंजीन की अगर हम बात कर रहे थे तो बेंजीन में कैसे थे, सारे हाइड्रोजन्स एक जैसे हैं बेंजीन में, है ना। तो एक ही पीक मिलता है। हाँ, तो इट विल गिव सिंगल पीक, सिंगल, यहाँ पर जो आएगा इसका एक ही पीक आएगी। और दूसरी बात मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उनका पीक एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो CH3 का पीक एरिया ज्यादा है, OH का पीक एरिया कम है, क्योंकि यहाँ पर तीन हाइड्रोजन एक जैसे हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। हाँ बोलिए मैम। एक डाउट मैम, ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं? आपने तो कुछ मतलब लिखा नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ, अभी यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एब्जॉर्बेंस के बीच में। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसके बारे में डिस्कस हमें करना है। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एनवार से हम स्टडी कर किस चीज के रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने IR में पढ़ा, यूवी में पढ़ा। यूवी में हमें क्या पता चलता था कि भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कॉन्जुगेशन कैसा है। IR में भी हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। और उसके अलावा हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इंटर है कि इंट्रा है, सिस है कि ट्रांस है, सब की क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सब हमें IR से पता चला था।
हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं, मींस हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि वो कितने तरीके के हाइड्रोजन हमारे पास है, कितनी पीक्स देगा, तो आप पीक्स देख के पता लगाओगे कि कितने तरीके के हाइड्रोजन है। तो अभी तो ये चीज हम लोगों ने बता दिया। अब हम लोग एनएमआर पर आते हैं कि एक्चुअली में एनएमआर में हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको मेरी डे 1 की क्लास याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो भी न्यूक्लियाई है, जो भी एटम है, जो भी कंपाउंड हो, उसको वी हैव टू कीप आवर न्यूक्लियाई इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम पहले अपने कंपाउंड को रखते हैं और उसके बाद हम उस पर रेडियो वेव्स डालते हैं। ये चीज याद है कि नहीं याद है? यस मैम। है ना, उसके बाद हम रेडियो वेव्स डालते हैं। अभी तक हम लोग आईआर में और यूवी में बच्चों क्या करते थे कि वहां पर हम लोग सीधे सीधे हमने कंपाउंड लिया और उस पर यूवी डाल रहे हैं या आईआर डाल रहे हैं, रेडिएशन डालते थे। मगर यहाँ एनएमआर में हमको पहले अपने कंपाउंड को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा और उसके बाद उसमें हम लोग रेडियो वेव्स डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये सिग्नल्स आएंगे उसकी स्टडी के बारे में हम लोगों ने बात यहाँ पर कर ली। अब हम लोग वापस से स्टार्टिंग पे चलते हैं कि जैसे बच्चे ने पूछा कि हम लोग ये जो ग्राफ बना रहे हैं, स्पेक्ट्रा बना रहे हैं, किन दो एक्सिस के लिए बना रहे हैं, तो अब उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, तो ये भी क्या करता है, हर समय रोटेट करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रोटेट करता है, वैसे ही ये भी प्रोटॉन क्या करता है, स्पिन करता रहता है, अपनी एक्सिस पर लगातार स्पिन करता रहता है, ठीक है। अब जब स्पिन करेगा तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये बात मालूम है आप लोग को, है ना। तो अब ये प्रोटॉन भी क्योंकि लगातार मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक। अब ये कुछ बच्चे ज्वाइन के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं बेटा? 12:18 हो रहा है इस समय, क्यों अब ज्वाइन कर, क्या वजह है भाई? पुनीत मिश्रा के लिए भी कौन बोल रहा है कि बच्चा ज्वाइन करना चाहता है? बताइए, कौन कह रहा है पुनीत मिश्रा के लिए कि बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, उसको ज्वाइन करवाइए। तो भी इतना टाइम हो गया ना, क्यों नहीं ज्वाइन किया इसने? आपको पता नहीं, मैम से मैम बोल रहा कि मैम से बोल दीजिए ज्वाइन कर ले, तभी मैम बोल रही है। मैम से बोल दीजिए। तो मैम बताइए कि बेटा क्लास तो बहुत आपको कितने बजे की होती है? 12 बजे की होती है ना, मैं 12:10 तक ज्वाइन करवा दी। हाँ, हम लेट तो कर दिए लोग। तो फिर जब इतना लेट करेंगे तो फिर कैसे एंट्री होगी? अंकुर यादव आप कह रहे तो मैंने ज्वाइन करवा दिया, अदरवाइज कहाँ है बच्चा जो अभी आया है, क्या नाम है इसका? पुनीत मिश्रा। हाँ, पुनीत मिश्रा कहाँ थे अब अभी तक? पुनीत कहाँ थे अभी तक? आपने लेट के ज्वाइन किया आपने? अब इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। पुनीत मिश्रा लेट क्यों है आप? पता जाके कुछ आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, यहाँ पर अभी दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रोटॉन लगातार स्पिन कर रहा है, स्पिन करने से उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन में जब हम लोग यूवी लाइट डालते थे ना, तो वहां पर क्या होते थे कि हम बोलते थे ना कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते थे। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता था, है ना, या नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जंप कर जाता था, या पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग या नॉन से पाई एंटी बॉन्डिंग जंप कर जाता था। कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करते थे तो इसलिए वहां पर डिफरेंट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते थे। बॉन्डिंग एनर्जी कम होती, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होती थी, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते थे। मगर अभी प्रोटॉन के केस में ऐसा नहीं है। प्रोटॉन के केस में कोई बॉन्डिंग यहाँ पर हो नहीं रही है, तो इसके पास तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो एनर्जी लेवल्स है नहीं। तो इसके पास जो एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं डीजेनरेट।
डीजेनरेट एनर्जी लेवल होता है। डीजेनरेट का मतलब होता है कि सेम एनर्जी वाला इसके पास एनर्जी लेवल है, उसके पास डिफरेंट लेवल्स नहीं है। कि अगर सपोज करो यहाँ पे प्रोटॉन है तो जंप, अगर उसको हमने एनर्जी दी तो एनर्जी ले करके वो जंप होकर जाएगा कहाँ, क्योंकि इसके पास कोई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन के पास बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स उसके पास थे। यहाँ प्रोटॉन के पास कोई एनर्जी लेवल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, वो ध्यान से याद रखना, डीजेनरेट एनर्जी लेवल। इवन आपको नोट्स में लिखेगा कि डीजेनरेसी यहाँ पर है और डीजेनरेसी स्प्लिट कर गई है या डीजेनरेट है, मतलब सेम एनर्जी लेवल है इसके पास, कोई डिफरेंट एनर्जी लेवल नहीं है। तो अगर आप इस केस में यहाँ पर इसको कोई भी एनर्जी दे रहे हो, कोई भी एनर्जी इसको आप दे रहे हो, तो ये एनर्जी लेकर के वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपने न्यूक्लियाई को रेडियो वेव्स डालते रहोगे तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीजन क्या है, क्योंकि भाई उसके पास कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है। तो अब क्या होगा, इसकी डीजेनरेसी को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। डीजेनरेसी को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। मींस वी हैव टू मेक डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो इस डीजेनरेसी को स्प्लिट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोटॉन को, अपने न्यूक्लियाई को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रखा, डीजेनरेसी को स्प्लिट करने के लिए। हाँ वेरी गुड, डीजेनरेसी को स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि जबकि यूवी में ऐसा नहीं करना पड़ा हमको, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो थे उसमें ऑलरेडी इनके पास बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स मौजूद थे। यहाँ ऐसा नहीं है। तो सो वी हैव टू स्प्लिट द डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप आवर न्यूक्लियस और एटम इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही अब क्या होगा, इनकी जो डीजेनरेसी थी स्प्लिट कर जाएगी, और जैसे एनर्जी लेवल जो था वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाएगा। अब जो प्रोटॉन है अब यहाँ पर है, उसको आपने रेडियो वेव्स दी और रेडियो वेव्स दी। अगर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की जाने वाली एनर्जी से मैच कर गई तो प्रोटॉन जंप करके चला जाएगा, ये प्रोटॉन फ्लिप हो जाएगा, है ना। अब एग्जांपल है कि आप 5 एनर्जी के दे रहे हो रेडियो वेव्स, है ना, और अगर इनके बीच का डिफरेंस 5 वाला है तब तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसा भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। यस मैम। अब बच्चों यहाँ पर 2 चीजें काम आती है। यहाँ पर देखो 2 हमारे पास अब वेरिएबल फैक्टर्स हैं। 2 वेरिएबल फैक्टर क्या है, एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी ये रेडियो वेव्स। दोनों ही को हम वैरी कर सकते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इन सेम वे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो 2 वेरिएबल फैक्टर अगर रहेंगे तो हमें कभी भी एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, मतलब अगर सपोज करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है तो अभी आपकी स्प्लिटिंग इतनी हुई, अगर आपने वैल्यू बढ़ा दी तो स्प्लिटिंग इतनी हो गई, और आपने वैल्यू बढ़ा दी तो स्प्लिटिंग ऐसी इतनी हो गई। तो जितनी ज्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते चले आएंगे, उनके प्रोटॉन के एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब सपोज करो ये इसकी एनर्जी 2 है, ठीक, सपोज करो, और इसकी एनर्जी 3 है। ये यहाँ पर भी इसकी एनर्जी 2 है और इसकी एनर्जी 5 है। इसकी एनर्जी 2 है और इसकी एनर्जी 7 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यस मैम। अब आपने क्या करा, बहुत ध्यान से एक बात यहाँ पे सुनोगे। आपने क्या करा, आप जो प्रोटॉन को एनर्जी दे रहे हो वो 5 की एनर्जी दे रहे हो। ये 5 वाली एनर्जी आप अपने प्रोटॉन को दे रहे हो। तो जब 5 वाली एनर्जी इसको दोगे
तो प्रोटॉन ई 5 की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, बताओ इस केस में यहाँ पर जब है, बताइए। नो मैम। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? एनर्जी गैप 1 का है। मैम क्योंकि उसको वेरी 3 गुड, तक पहुंचने के लिए सिर्फ हाँ 1 एनर्जी चाहिए। वेरी गुड, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को और बढ़ाओगे। आपने बढ़ाया ना, वैल्यू बढ़ाया अब आपने। यस मैम। अब सपोज करो, अब इसकी एनर्जी 2 है, अब इसकी एनर्जी 5 हो गई, अभी एब्जॉर्प्शन होगा? नो अभी मैम। नहीं absorption होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। अब आपने वैल्यू को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को आपने और इंक्रीज कर दिया, अभी 7 तक पहुंच गया, अब एब्जॉर्प्शन होगा? होगा। मैम हो अब जाएगा होगा, क्योंकि 5 ऐड कर देंगे तो हाँ 7 तक पहुंच वेरी जाएगा। गुड। अब प्रोटॉन ये फ्लिप होकर के तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसने एब्जॉर्प्शन दिया, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसने एब्जॉर्प्शन दिया। इसलिए जो हम यहाँ पर बनाते हैं, स्पेक्ट्रा बनाते हैं, किसके बीच में बनाते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, कि कितनी फील्ड पर एब्जॉर्प्शन हुआ, कितनी फील्ड पर, कितनी फील्ड लगानी पड़ेगी एब्जॉर्प्शन हुआ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक वैल्यू को भी घटा बढ़ा सकते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी घटा बढ़ा सकते हैं। अभी तो मैंने क्या करा, मैंने 5 फिक्स कर दिया था, तो आपने इजीली बता दिया। अब मैं इसकी वैल्यू को भी वैरी करूं, इसकी भी वैल्यू को वैरी करूं, है ना। मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया और साथ में रेडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ाती चलो, तो कभी प्रोटॉन का भी एब्जॉर्प्शन देगा क्या? नो मैम। कभी प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन दे पाएगा? मैं इसको भी बढ़ा रही हूँ, उसको भी बढ़ा, दोनों को बढ़ा रही हूँ, तो एब्जॉर्प्शन दे पाएगा क्या? नो मैम। नहीं देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये दो वेरिएबल फैक्टर्स में से किसी एक वेरिएबल फैक्टर को हमें फिक्स करना पड़ेगा, एक को फिक्स करना पड़ेगा और दूसरे को वैरी करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या करा, रेडियो को मैंने फिक्स कर दिया था कि मैं 5 एनर्जी की ही रेडियो वेव्स दे रही हूँ और एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को मैं इंक्रीज करती जा रही थी। तो यही प्रैक्टिकली भी यही होता है कि जब हम लोग एनएमआर करते हैं तो रेडियो वेव्स को फिक्स कर देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग चेंज करते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है, रेडियो वेव्स बहुत लंबी रेंज है, बहुत लंबी रेंज है रेडियो वेव्स की। उतनी लंबी रेंज में अगर हम वैल्यू को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो उतना इजी टास्क नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को तो मैंने फिक्स कर दिया, अब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम घटा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये काम हम करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूक्लियाई को, we have to keep our nuclei in the external magnetic field for splitting the degeneracy of the magnetic energy level, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी लेवल कहाँ से आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो प्रोटॉन है वो लगातार क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। स्पिन करने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मगर जो वहां पर जो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स है वो डिजेनरेट है, उसकी डिजेनरेसी को स्प्लिट करना पड़ेगा। For splitting the degeneracy, we have to keep the molecule into the external magnetic field, and after the splitting the magnetic energy level, splitting the magnetic energy level, after splitting the magnetic energy level, अब क्या होगा, आप यहाँ पर रेडियो वेव्स डालेंगे, अगर ये एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस से मैच कर गया तो ये उसको एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये मेन बेसिक हो गया एनएमआर में। इतनी बात समझ में आ गई हमें कि नहीं आ गई? यस मैम। बिल्कुल समझ में आ गया। किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट? नो मैम। तो यहाँ पर बोला जाता है कि अभी जब आप लोग लैंग्वेज पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगी भी एनएमआर की जो जो नोट्स है उसमें जब पढ़ोगे तो लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे पढ़ने में टफ लगती है, मगर जब आपको चीज समझ में आ जाएगी तो वो लैंग्वेज आपको टफ नहीं लगेगी। इसलिए मैं पहले आपको समझा दे रही हूँ, फिर वो नोट्स पे भी रीड करा दूंगी कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वहां पर एक लाइन ये आती है कि जो प्रोटॉन होता है वो टिल्टेड टॉप की तरह घूमता रहता है। टिल्टेड टॉप, टॉप मतलब हिंदी में लट्टू कहते हैं ना, लट्टू को कभी घुमाया है, जो टॉप होता है कभी किसी ने घुमाया है? वो कैसे घूमता है, कुछ उसमें कुछ अलग से कुछ बिहेवियर दिखता है, वो कैसे करके घूमता है? थोड़ा सा टिल्ट होके घूमता है कि नहीं घूमता है? यस मैम, थोड़ा सा झुक कर।
हाँ थोड़ा सा झुका हुआ टिल्ट होकर के घूमता है ना। तो टिल्ट होकर क्यों घूमता है कि भाई क्योंकि वो जो स्पिन कर रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अलाइन करना चाहता है, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ना। तो इन सेम वे जब ये हमारा जो न्यूक्लियाई है या प्रोटॉन है जो स्पिन कर रहा है ना, और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दी है ना, तो अब क्या हो जाएगा, ये भी एक जैसे कि टिल्टेड टॉप घूमता है तो वैसे ही ये भी टिल्टेड टॉप की तरह घूमता है, स्पिन करता है, क्योंकि वो भी अपनी स्पिन में जब घूम रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहेगा, उसको अपने अलाइन करना चाहेगा। अपने अलाइन करने की वजह से क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, उसके अलाइन होने की वजह, उनकी तरफ अलाइन होना चाहेगा, तो इसी वजह से वो भी एक टिल्टेड टॉप की तरह स्पिन करेगा। तो ये लाइन मैंने इसलिए बता दी, नोट्स में लाइन आती है कि वो इट्स स्पिन्स लाइक अ टिल्टेड टॉप, है ना। और यहाँ पर जो एक न्यूक्लियाई होता है वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, टाइनी बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ये सब बातें यहाँ पर अभी नोट्स में लिखी होंगी। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे नोट्स में आती है कि भाई जिनके पास भी ऑड नंबर के प्रोटॉन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनके पास भी ऑड नंबर के प्रोटॉन होते हैं उनकी स्टडी हम लोग एनएमआर से कर सकते हैं। जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या मतलब हो गया कि जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए बोला कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है ना। तो अगर है ना, अगर ये सपोज करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसके स्पिन को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद नहीं है। मगर अगर किसी के पास दो प्रोटॉन है, ठीक है, तो एक क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके स्पिन को इसका स्पिन क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आपको मिलेगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पर नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी हमारे पास पेयर्ड वाले होते हैं वो एनएमआर की स्टडी हम उनकी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑड प्रोटॉन का होना जरूरी है। तो ऑड प्रोटॉन, सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, और क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है तो इसकी स्टडी तो मैंने एनएमआर से इजीली कर ही सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जैसे फास्फोरस 31 है या क्लोरीन 19 है, तो इन ये सब कैसे ऑड है, इनकी स्टडी भी हम एनएमआर से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों की मेन यहाँ पर बेसिक चीजें थी। अब हम लोग वापस से अपने नोट्स पे जाते हैं, उसको जरा रीड करो और समझो कि कोई लैंग्वेज ऐसी जो नहीं समझ में तो पूछिए जरा मुझसे। दिस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर देखिए ये आपकी ऐसे करके सिग्नल्स आते हैं, ये एनएमआर सिग्नल्स ऐसे आते हैं, ठीक है। This form of spectroscopy depends upon the magnetic property of an element. यहाँ पर magnetic property के बारे में है, magnetic property of an element. Thus it deals with the transitions between magnetic energy levels of a nuclei of a molecule. इसलिए इसको PMR या NMR भी बोलते हैं ना। M stands for magnetic, nuclear magnetic resonance या protonic magnetic resonance. तो यहाँ पर हम लोग magnetic energy levels की बात कर रहे हैं। magnetic energy levels कहाँ से आ रहे हैं, मैंने बताया कि जब प्रोटॉन स्पिन कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ट्रांजिशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब टू क्रिएट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स, मगर एनर्जी लेवल्स तो होते ही नहीं इसके पास, वो डीजनरेट होता है। टू क्रिएट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स द न्यूक्लियाई इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड द स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई आर डीजनरेट। देख रहे हो, न्यूक्लियर डीजनरेट मींस सेम एनर्जी एंड सो नो एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। अगर उनके पास एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो आप जितनी भी एनर्जी देते रहे कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। मैंने शायद एग्जांपल दिया भी था कि अभी आप लोग सपोज करो बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, अब इसके बाद आप कहाँ जंप करोगे, सेकेंड ईयर में आपका ट्रांजिशन होगा। तो आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आपका ट्रांजिशन होगा। कैसे होगा, जो हम लोग टीचर्स आपको एनर्जी दे रहे हैं उसको आप ग्रास्प कर रहे हो, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, एब्जॉर्ब करके आप लोअर से हायर में जंप कर जाओगे, ऐसे ही करोगे ना। तुम लोग सपोज फॉर प्रोटॉन हो और ये हमारे पास जो क्लासेस हैं ये डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स हैं, हम लोग एनर्जी आपको दे रहे हैं और आप उसको ग्रास्प करके आप ऊपर जंप करके चले जाओगे, ठीक है।
मगर अगर हमारे कॉलेज में हम कहते कि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर ही बनाएंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं बनाएंगे, और हम खूब पढ़ाते, तो पढ़ के क्या करोगे जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर है ही नहीं? तो आप क्या पढ़ोगे हम लोगों से? क्या नहीं पढ़ोगे? बोलोगे मैम हम पढ़ के क्या करेंगे जब सेकंड ईयर ही आपने नहीं बनाया यहाँ पर। तो इससे पहले कि हम आपके एडमिशन लिए, तो हमने उन्हें यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर के बाद ये रखा कि भी फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में जाएंगे, फिर सेकंड ईयर में थर्ड ईयर जाएंगे। तो डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स हम लोगों ने पहले ही बना लिए, उसके बाद आप पर हम लोगों ने आपको पढ़ाना शुरू करा। ठीक है, बात समझ में आती है? Yes, बात समझ में आती है? yes, ma'am. हाँ, तो the application of magnetic field brings about the separation of these levels, and then radio frequency radiation can cause transitions between these energy levels. तो ये बात अच्छा आप ध्यान ऐसी भी रखोगे, जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते कि मैम यूवी में तो ऐसा नहीं किया था, तो भी यूवी में इसलिए नहीं किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग करता था, तो उससे तो एंटी बॉन्डिंग बनी रहते ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स बनी रहते, तो वहां में कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल, और यहाँ पर वही बात लिखी है कि जो ऑड नंबर वाले होते हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। प्रिंसिपल आता है कि सबसे पहली बात तो एनएमआर की स्टडी में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड न्यूक्लियाई के बीच में इंटरेक्शन होता है। Just like electron, the nuclei of certain atoms behave as if they are spinning around their axis. When the particles in the nucleus do not have their spin paired, a resultant spin appears. है ना? तो अगर उसके पास कोई भी स्पिन पेयर्ड नहीं होगा तो रिजल्टेंट स्पिन हमें दिखाई देगी, मतलब वही ऑड की बात हो रही है ना? The spinning nucleus produces an electric current and has a magnetic field associated with it, and it behaves like a tiny bar magnet. ठीक है? When this nucleus is placed in external magnetic field, the magnetic energy of the nucleus will cause its magnetic field to align itself. वही मैंने बताया, जैसे टॉप घूमता है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना चाहता है, उसको अपने अलाइन करना चाहता है, तो वैसे ही जब ये घूम रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने अलाइन करना चाहती है, will cause its magnetic field to align itself with the external magnetic field, and the spin axis of the nucleus tilts with respect to the external field and precesses in a circular path about the field direction. Precess मतलब कि वही घूमना, रोटेट करना। This is similar to a spinning tilted top. ये जो मैंने लिखा है ना इतना हिस्सा, ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा डीप स्टडी वालों के लिए मैंने लिखा था, तो अभी आप लोग रहने दो, मैंने बता दिया। मेन आप बस इतना ही याद करो कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके बाद फिर डीजेनरेसी स्प्रेड कर जाती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10⁻7 से 10⁸ हर्ट्ज के बीच में इनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, और इसकी जो एनर्जी होती है 10⁻−18 to 6.6 into 10⁻−19 हर्ट्ज के बीच में एनर्जी होती है, और इससे पता चल रहा है कि भाई इसकी एनर्जी काफी कम है, रेडियो वेव्स की एनर्जी काफी कम है, रेडियो एंड यूवी और आईआर के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी इनकी, मगर इतनी कम एनर्जी भी क्या कर सकती है, कैन अफेक्ट द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इतनी कम एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोनिक ट्रांजिशन कर सकते हैं। Nucleus has different energy levels. The transition of charged particles from a lower energy level to higher energy level is known as resonance, and the energy required for resonance to take place is known resonance energy. यहाँ पर resonance का मतलब ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, है ना? लोअर से हायर में जाने को बोलते हैं रेजोनेंस, लोअर से हायर में जाता है इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आप समझ में आया कि एनएमआर नाम क्यों दिया, क्योंकि तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, और फिर मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन की बात करते हैं, ट्रांजिशन को बोलते हैं रेजोनेंस, है ना? तो इसलिए नाम दिया गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या प्रोटॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है ट्रांजिशन। Fourth resonance means transition of proton from lower to higher magnetic energy level to take place. We bombard the radio frequency to the molecule. In practice, this is now important line has come. In practice, it has been found more convenient to keep the radiation frequency constant and to vary the strength of the magnetic field.
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वैरी करते हैं और रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं। At some value of the field strength, the energy needed to flip the proton matches the energy of the radiation absorption takes place. जैसे ही मैच हुई, जितनी एनर्जी उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए चाहिए, वो उसको अगर रेडियो वेव से मिल गई, absorption takes place and a signal is observed. जो signals ऐसे जो peaks आते हैं उनको बोलते हैं signal is observed. Such a spectrum is known as NMR spectrum. इसको हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट ही नहीं होता है ना? गुड। From this, it is clear that higher the applied field strength, higher is frequency of radiation needed to flip the proton to a less stable state. जितना ज्यादा आप फील्ड स्ट्रेंथ लगाओगे उतनी ही स्प्लिटिंग हाई होगी, जितनी स्प्लिटिंग हाई होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए। लोअर से हायर मींस लेस स्टेबल स्टेट पे जाने के लिए। ग्राउंड स्टेट जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है, ऊपर वाले स्टेट लेस स्टेबल होती है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ लिया। स्टडी ऑफ एनएमआर सिग्नल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई क्या क्या स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल से कि कितने हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं या कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जगह जो खाली है ना नोट्स में, खैर मैं बना दूंगी आज, तो यहाँ पर ऐसे करके बनेगा सिग्नल्स। यहाँ पर CH3OH की बात कही है तो आपके दो सिग्नल बनेंगे, एक और ये दो, और दोनों का पीक एरिया क्या होगा, रेशो। CH3OH का पीक एरिया का रेशो क्या होगा मैम 1:2। 2 क्यों होगा, 3:1 है ना, 3:1 है होगा। यस मैम 3:1। 3:1 होगा ना, भाई ये 3 है एक जैसे, एक जैसा, तो इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा, है ना। और CH3 CH2OH में आपके 3 सिग्नल्स आएंगे और पीक एरिया क्या होगा 3:2:1 के रेशियो में। 3:2। हाँ ठीक है, ये सब आप लोगों ने लास्ट टाइम कर लिए थे ना सारे एग्जांपल्स। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आता है द पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स मींस केमिकल शिफ्ट। अच्छा पहले एक बात मुझे बताओ कि कल तुम लोग का ट्यूटोरियल 10 o'clock से है ना, तो 10 o'clock से ना लेकर के मैं अगर 1 o'clock से ले लूं, है ना, 1 o'clock पे फ्री है ना आप लोग? यस मैम। Yes, कंटिन्यूस हो ma'am. जाता है मैम, लैब भी क्या होती है 2 बजे से। क्या होती है? मैम लैब भी होगी, लैब होती है। लैब होती है 2 बजे से होती है, तो 1 बजे तुम लोगों को कल मैं 10 मिनट्स बिफोर छोड़ दूं अगर, यस मैम। ठीक है, 1 बजे से कल Yes, हम ma'am. क्लास ले लेते हैं 1 बजे, मगर फिर तुरंत तुम लोग ज्वाइन हो Yes, जाना, ma'am. मैं 1:10 तक नहीं करूंगी, है ना, 1 बजे तक तुम लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कल मुझे कुछ 10 o'clock को कुछ काम रहेगा, तो इस वजह से आप लोगों की क्लास में कल 1 o'clock पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो 1 o'clock पे सब लोग बच्चे ऐड हो जाइएगा और थोड़ा 10 मिनट पहले आप लोग को छोड़ दूंगी। इज इट क्लियर? कोई डाउट? यस मैम। ठीक है, तो ये सब आपस No, ma'am. बच्चों को आपस में बात मैसेज सर्कुलेट कर देना, कल 10 बजे से ना होगा कि 1 बजे। फिर नेक्स्ट वीक से तो आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना। चलिए यस मैम। ठीक है, चलिए अभी वापस हम लोग इधर आते हैं, द पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स पर केमिकल शिफ्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ये लास्ट एनएमआर में पॉइंट आता है कि जो इम्पोर्टेंट है कि केमिकल शिफ्ट कैसे कहते हैं, पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स। अब क्या होता है कि इसमें अब आप ऐसे समझेंगे, मैं फिर से व्हाइट बोर्ड यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो खुद अब ये इधर क्या है आपकी एक्स एक्सिस पे मैं फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, है ना, ये 0 है, इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे पोस्ट कर ऐसी 1 2 3
टाइप नहीं होता ना, है बच्चों, इस पे टाइप नहीं हो पाता ना स्पाइट बोर्ड पे, हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स से करे तो हो पता जाएगा नहीं, ना। कभी यूज नहीं किया तो पता नहीं है। हाँ हो जाएगा, मगर ये थोड़ा टीडियस काम है, चलो जाने दो। चलो समझ में आ रहा ना, जब मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 में थोड़ा व्हाइट बोर्ड में हाथ चलना मुश्किल होता है। ये Yes, आपका ma'am, आ सपोज करो एक्सटर्नल फील्ड है, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो। कोई आपके पास प्रोटॉन है, वो उसको 5 फील्ड जब मिलती है ना, 5 एक्सटर्नल फील्ड मिलती है तब एब्जॉर्प्शन देता है, मतलब पीक जो उसकी आएगी 5 पर आएगी। बात समझ में आ रही है? जो प्रोटॉन है उसको जब 5 फील्ड उसको मिलती है तब वो एब्जॉर्प्शन देता है ना। 5 फील्ड मिलने पर एब्जॉर्प्शन क्यों देगा? जरूर से क्या हो रहा होगा, सपोज करो ये अगर इसकी एनर्जी लेवल 1 है और सपोज करो 2 मान लो, ये 2 है और ये 7 है, ये इनके बीच में जो स्प्लिटिंग का डिफरेंस है वो कितना है? 5 है। 5 और अब 5 आपने उसको रेडियो वेव्स भी दे रहे हो ना, तो 5 एनर्जी वाले रेडियो वेव्स मिलेगी और इसके बीच का अगर डिफरेंस अगर 5 के बीच में है तो उसका एब्जॉर्प्शन दे देगा, है ना। यस मैम। नहीं ऐसे नहीं समझो, रुको मैं फिर से बता रही हूँ उसको दूसरे तरीके से समझो। कोई प्रोटॉन है आपका, तो आपने उसको क्या करा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, 5 फील्ड उसको आपने लगाई, 5 फील्ड स्ट्रेंथ आपने लगाई, तो उसने क्या करा, एब्जॉर्प्शन तुरंत दे दिया। ठीक है, सपोज करो उधर एब्जॉर्प्शन दे दिया, मतलब प्रोटॉन तक 5 फील्ड की स्ट्रेंथ अगर पहुंचेगी तो एब्जॉर्प्शन दे देगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के बाहर क्या होता है यहाँ पर, बताओ, बाहर यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अब मैंने कहा कि आपने 5 फील्ड इसको दी, तो 5 फील्ड जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी तो एक्चुअली में 5 फील्ड इस तक पहुंच नहीं पाती, जो आपके पास प्रोटॉन है उतनी वैल्यूज तक नहीं पहुंच पाती। रीजन क्या है? बीच में जो इलेक्ट्रॉन ही आ गया है उसकी वजह से। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका बहुत ध्यान से फिनोमेना सुनो कि वो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, ये भी लगातार अपनी स्पिन कर रहा है, लगातार घूम रहा है, घूमेगा तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कहां से हुई? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन भी लगातार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, डेवलप हुई। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बच्चों, ये इस वैल्यू को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है इसकी वैल्यू को रीएनफोर्स भी कर सकती है, रीएनफोर्स मींस इंक्रीज भी कर सकती है, या इसको डिक्रीज भी कर सकती है, या शील्ड भी कर सकती है। डिक्रीज मतलब शील्ड कर देना, या तो इसकी वैल्यू को शील्ड कर देगी मींस डिक्रीज कर देगी, या इसकी वैल्यू को रीएनफोर्स कर देगी मींस इंक्रीज कर देगी। रीएनफोर्स मतलब बढ़ा देना और शील्ड कर देना मतलब डिक्रीज कर देना, ठीक है। 2 चीजें कर सकती है। तो अब क्या हुआ कि जब आपने ये पता है कि प्रोटॉन को 5 फील्ड की स्ट्रेंथ जब मिलेगी तब वो एब्जॉर्प्शन देगा यहाँ पर। अब क्या हुआ कि हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सपोज करो ये शील्डिंग करे। शील्डिंग मतलब कि ये इसकी वैल्यू को कम कर दे,
5 आपने लगाई मगर 5 इस तक नहीं पहुंची, प्रोटॉन तक 5 नहीं पहुंची, इसने क्या करा, बीच में क्या कर दिया, शील्डिंग कर दी। अब शील्डिंग कैसे कर दी कि अब आपने क्या करा, लगाई आपने वैल्यू, सपोज करो आपने लगाई वैल्यू 5, ठीक है, मगर प्रोटॉन तक पहुंची 3 वैल्यू, तो क्या एब्जॉर्प्शन देगा प्रोटॉन? नो मैम। नहीं देगा, क्योंकि जब तक 5 नहीं मिलेगी एब्जॉर्प्शन नहीं देगा, ठीक है। फिर आपने अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया, आपने 6 कर दिया, तो उस तक पहुंची वैल्यू 4, एब्जॉर्प्शन देगा? नो मैम। अब आपने वैल्यू कर दी 7, ठीक है, अब इस तक पहुंच गई 5, अब अब एब्सॉर्प्शन देगा। एब्जॉर्प्शन देगा? देगा? Yes, ma'am. देगा, है ना। तो अब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन जो था बच्चों वो शिफ्ट हो गया इधर की तरफ। जिस प्रोटॉन को 5 फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्प्शन देना था वो जाकर के दे रहा है 7 पे। ये जो शिफ्टिंग हो गई ना, या आगे या पीछे शिफ्टिंग हो जाए, या आगे या कभी आगे शिफ्टिंग हो गई, दूसरे केस में पीछे शिफ्टिंग हो जाएगी, जो शिफ्टिंग हो रही है ना इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट होना, केमिकल शिफ्टिंग। और ये क्योंकि आगे शिफ्ट हो गया है तो ऐसी केमिकल शिफ्टिंग को बोलते हैं अप फील्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? अप फील्ड शिफ्टिंग। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई इसको बोलते हैं अप फील्ड शिफ्टिंग, ठीक है, या हाई फील्ड, हाई फील्ड शिफ्ट, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जब ये वैल्यू को इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, शील्ड कर दिया, शील्ड कर Yes, दिया, क्या ma'am. कर दिया, शील्ड कर दिया। तो मतलब कि शील्डिंग डिक्रीज कर से, दिया। मतलब कि शील्डिंग से यहाँ पर अब फील्ड शिफ्टिंग हो गई बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। फिर से समझ लो क्या हुआ यहाँ पर कि भाई यहाँ जो प्रोटॉन था इसको 5 फील्ड की स्ट्रेंथ मिलती तो एब्जॉर्प्शन देता, मगर बीच में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इसके रोटेशन से एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई उसने इस आने वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को शील्ड कर दिया। तो शील्ड कर दिया तो अब क्या हो गया, जब आपने 5 फील्ड की स्ट्रेंथ लगाई तो 5 इस तक ना पहुंच के 3 पहुंची। फिर जब आपने और इंक्रीज करी, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू 6 करी तो इस तक 4 पहुंची। जब आपने 7 लगाई तो इस तक 5 पहुंच गई। तो फिर आप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन किस में आ गया, इस 7 पर हो गया ना। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, 7 पर। जो 5 पर होना चाहिए था वो 7 पर आ गया। तो ये आपकी जो पीक्स की जो शिफ्टिंग हो गई इस तरीके से, इसको बोलते हैं अप फील्ड शिफ्ट और हाई फील्ड शिफ्टिंग। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. समझ में आई बात? अब दूसरा केस सुनो। दूसरे केस में मैंने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रीएनफोर्स कर दे, मींस बढ़ा दे, तो अब आपने क्या करा, दूसरे केस में सुनो क्या होगा। अब आपने 3 की स्ट्रेंथ लगाई और उस तक 5 पहुंच गई। 3 की आपने लगाई उस तक 5 पहुंच गई। एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा? No, ma'am. होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि उस तक तो 5 पहुंच गया ना। अब आपने Yes, तो ma'am. लगाया कम ही फील्ड मगर उस तक पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, 5 क्यों हो गया? क्योंकि उसको 5 एनर्जी चाहिए थी नहीं, और एब्जॉर्प्शन के क्योंकि लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को रीइंफोर्स कर दिया, इसकी वैल्यू को रीइंफोर्स कर दिया, मतलब शील्डिंग का ऑपोजिट कर दिया। शील्डिंग का ऑपोजिट क्या होगा, डी शील्डिंग। यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं डी शील्डिंग। तो शील्डिंग का ऑपोजिट क्या होगा, डी शील्डिंग। तो यहाँ पर रीइंफोर्स हो गई वैल्यू, या कह सकते हैं डी शील्डिंग हो गई। तो डी शील्डिंग की वजह से शिफ्टिंग कहाँ हो गई, यहाँ पर होगा। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो जो 5 पर देना चाहिए था ये 3 पे ही दे देगा। अब ये 3 पर आ गया, ठीक है। तो ये अब क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीइंफोर्स कर नहीं दिया। इसको बोलेंगे हम लोग डी शील्डिंग। डाउन फील्ड शील्डिंग। और डाउन फील्ड। डाउन फील्ड शिफ्टिंग और
लो फील्ड शिफ्टिंग। ठीक है, ये क्या होगा, डाउन फील्ड शिफ्टिंग या लो फील्ड शिफ्टिंग। और ये किसकी वजह से हुई, ये किसकी वजह से हुई, डी शील्डिंग की वजह रीइंफोर्स और डी शील्डिंग की वजह से। ये आपकी डी शील्डिंग की वजह से। ठीक है, तो शील्डिंग की वजह से अप फील्ड शिफ्टिंग हो गई या हाई फील्ड शिफ्टिंग हो गई, और डी शील्डिंग की वजह से, डी शील्डिंग मतलब शिफ्टिंग का ऑपोजिट, मींस इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैल्यू को रीइंफोर्स कर देगा कि आपने 3 लगाया उस तक 5 पहुंच गया। तो ऐसी शिफ्टिंग को हम लोग बोलेंगे डाउन फील्ड शिफ्टिंग और लो फील्ड शिफ्टिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पर इसे एब्जॉर्प्शन दे दिया, ठीक है, 3 पर ही एब्जॉर्प्शन दे दिया। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डाउन फील्ड और अप फील्ड शिफ्टिंग इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। ये आता है केमिकल शिफ्ट के अंदर। तो केमिकल शिफ्ट 2 तरीके से हो सकती है, अप फील्ड या डाउन फील्ड। और किसकी वजह से होती है, ये शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होती है। अभी समझ में आया बच्चों? यस मैम। समझ में आया? मैम एक डाउट है हाँ बोलो। मैम, ऐसा क्या होता है मैम कि इलेक्ट्रॉन एक हाँ केस में हाँ मैम शील्ड कर रहा है, एक डिशील्ड कर रहा है? अभी उसमें भी डिस्कस अभी हम लोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि कभी वो शील्डिंग कर रहा है, कभी डीशील्डिंग कर रहा है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतना समझ में आ गया, शील्डिंग डीशील्डिंग किसे कह रहे हैं, ये केमिकल शिफ्ट किसे Yes, कह ma'am. रहे हैं, है ना। अब दूसरे केस पे हमारे आएंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पर अब एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि बेंजीन है। बेंजीन के केस में क्या होता है, और या दूसरा केस हमारे पास है एसिटिलीन का केस। बेंजीन के केस और एसिटिलीन के केस में दोनों के पास पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन है और एसिटिलीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी क्या होगा कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, लगातार मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जब फिक्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन के एकदम आमने सामने नहीं आ पाएंगे, तो शील्डिंग नहीं हो पाएगी। तो क्या होगी फिर वहां पर डी शील्डिंग होगी। तो बेंजीन के केस में क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना। आपको पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बनाना मुश्किल है, तुम लोग समझ लेना। ऐसे है ना, पाई बॉन्ड्स रोटेट करते रहते हैं। अभी पाई बॉन्ड यहाँ, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, है ना, लगातार रोटेट करता रहेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हाँ, तो अभी क्या हो जाता है कि इसमें केस में क्या हो जाता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के एकदम सामने सामने नहीं आ पाते। जब सामने नहीं आएंगे तो शील्डिंग नहीं हो पाएगी। जब शील्डिंग नहीं होगी तो क्या होगी, डी शील्डिंग होगी। एसिटिलीन के केस में देखो क्या होगा, एसिटिलीन जैसे है, तो एसिटिलीन के केस में भी पाई इलेक्ट्रॉन है, और एसिटिलीन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन है, मगर यहाँ पर कहीं भी रोटेशन की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स है अपनी जगह पर, उनको कहीं रोटेट करने की जगह नहीं। जो फिक्स है ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन एकदम आमने सामने आ जाएंगे और उसको शील्ड कर देंगे। तो अभी हम आपको भी और आगे डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट कैसा है, वो वजह बनता है इसकी शील्डिंग और डीशील्डिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा, हम लोग स्टडी तो यहाँ पर प्रोटॉन की कर रहे हैं, है ना, मगर प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, कि मतलब कि वहां पर एरोमेटिक कोई ग्रुप लगा हुआ है कि एसिटिलीन कोई ग्रुप लगा है। अगर एसिटिलीन लगा हुआ है तो एसिटिलीन क्या करेगा, वो तो शील्ड कर देगा। बेंजीन लगा है वो डी शील्ड कर देगा, है ना। वैसे ही कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो Cl क्लोरीन लगा हुआ है, CH3Cl में क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, डी शील्ड हो जाएगा, है ना। अभी अगर क्या हो रहा होता, अगर क्लोरीन नहीं लगा होता तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के एकदम सामने सामने आ जाता है। अगर क्लोरीन लग गया तो क्लोरीन ने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर शील्डिंग नहीं होगी, क्या होगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आती हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे चलो पढ़ेंगे, टाइम आज ओवर हो गया।
तो मगर ये याद ही रखना, से बच्चे भूल जाते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हो कि डी शील्डिंग की स्पेलिंग किससे हो रही है, डी से हो रही है, और डाउनफील्ड की स्पेलिंग भी क्या हो रही है, डी से हो रही है। तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि डी शील्डिंग से डाउनफील्ड हो रहा है कि क्या हो रहा है, फील्ड हो रहा है। तो डी शील्डिंग से डाउनफील्ड, इसका डी याद रखना, और इसका ऑपोजिट करोगे शील्डिंग से अपफील्ड, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अपफील्ड शिफ्टिंग होगी। बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम पे इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे से क्लास लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम